अगले दो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं। क्वेश्चन 7 है, व्हेन आई वॉज मैरिड 10 years ago, my wife was sixth member of the family. Today my father died and a baby is born to me. The average age of the family during my marriage is same as today. What is the age of my father when he died? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्या दिया है, 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी, तो उसकी वाइफ जो थी वो फैमिली के 6th मेंबर थी, ठीक है ना। तो 10 साल पहले 6 मेंबर की फैमिली थी, शादी के बाद की बात है। अब ये 6 मेंबर की फैमिली थी। एवरेज एज उसकी जो भी थी, नहीं पता है, हम लोग फिर से x मान लेते हैं। तो टोटल एज उस समय फैमिली की कितनी थी? 6x, है ना। यह कब की बात है? 10 years ago, 10 साल पहले फैमिली में 6 मेंबर थे, एवरेज एज x मान ली उनकी, टोटल एज 6x आ गया, 6 इंटू एवरेज, है ना। फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला तो भूले नहीं हो। सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू n, यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। इसको भूलना नहीं, इसको याद रखना है। सम हमें निकालना था, कैसे निकला? एवरेज x है इंटू n 6 है, 6 इंटू n, 6x इज इक्वल टू एवरेज टोटल एज। और अब 10 years लेटर, मतलब आज, टुडे, आज क्या होता है? 6 मेंबर जो थे, सभी 6 की एज 10-10 साल बढ़ गई, तो टोटल एज कितनी बढ़ गई? सभी मेंबर्स की एज 10 साल बढ़ गई, तो टोटल एज 6x प्लस 60 हो गई, आज की टोटल एज। बात समझ में आ रही है ना? आज की टोटल एज जो है 6x प्लस 60 है। फिर क्या कर रहा है कि उसके फादर की डेथ हो गई और उसको एक बेटा हो गया है। उसके फादर की डेथ हो गई और उसको एक बेटा हो गया है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली तो 6 के 6 ही रह गए हैं, 6 के 6 ही मेंबर्स रह गए हैं फैमिली में। लेकिन एवरेज एज पहले वाली हो गई है, जो x थी एवरेज एज, वहीं आज भी हो गया है एवरेज। तो आज की टोटल एज क्या हो गई है? टोटल एज आफ्टर सन इज बॉर्न। 6 मेंबर है फैमिली के, एवरेज x है, तो टोटल एज 6x हो गया आज। फादर की डेथ के पहले तक की एज क्या थी? फादर की डेथ बोले या सन की बर्थ बोले, उसके पहले तक टोटल एज कितनी थी? 6x प्लस 60 थी। अब सन की तो एज अभी कुछ है नहीं 6x में, ये 6x तो बाकी 5 मेंबर्स की फैमिली, और ये फादर की एज थी 60, जो अब खत्म हो गई है। फादर की 60 ईयर्स पे डेथ हो गई, फादर की डेथ 60 ईयर्स पे हो गई, तो ये 60 खत्म हो गया और इसके जगह एक न्यू मेंबर ऐड हो गया जिसकी एज 0 है। 60 के जगह पे चेंज होके 0 एज का एक बेटा ऐड हो गया है, तो टोटल एज सेम रह गया है 6x, नंबर ऑफ मेंबर्स भी सेम रह गया है, एवरेज बदल के पुराना वाला x हमारा हो गया है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई? 6x प्लस 60 आज की एज हो चुकी है, 6x प्लस 60 आज की एज हो गई है। फिर फादर की डेथ होती है और एक बेटे का जन्म होता है, तो इसमें से फादर की एज माइनस होगी और बेटे की तो एज अभी 0 है, तो सिर्फ फादर की एज माइनस होगी। तो फादर की एज 60 अगर माइनस कर देते हैं तो हम लोग ये पुरानी वाली एज पे आ जाएंगे, और नंबर ऑफ मेंबर्स भी उतने ही हैं, एज भी उतनी ही है ना। तो एवरेज भी वही पुराना वाला हो गया हमारा। तो 60 ईयर्स पे यदि फादर की डेथ होती है और सन का बर्थ होता है, तो एवरेज एज 10 साल पुरानी वाली वापस आ जाएगी सबकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 7
द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेम टू नंबर्स इज 2 स्क्वायर रूट 10. Then find the numbers x and y respectively such that x is greater than y. तब इसमें सबसे पहले तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, कुछ याद है? अर्थमेटिक मीन तो एवरेज के बराबर होता है, जैसे हम लोग बात कर चुके हैं, सम डिवाइड बाई एन. अर्थमेटिक मीन एवरेज के बराबर होता है जो सम डिवाइड बाई एन होता है, और हमें ये दिया हुआ है 7 और एन की वैल्यू क्या दी हुई है 2 नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे. 7 इज इक्वल टू सम बाय 2, दिस इम्प्लाइज सम इज इक्वल टू 14. तो 14 हमें दो नंबर्स का सम दिया हुआ है. तो आपको सीधा अर्थमेटिक मीन 7 है तो सम 14 होगा, एक लाइन में लिखना होगा, इतनी सारी कहानी करने की ज़रूरत नहीं है. तो अब दो नंबर हम लोग यदि a और b मानते हैं तो a प्लस b हमारा 14 होगा ना. तो हम लोग ऐसा a और b नहीं मानेंगे, हम लोग मानेंगे पहला नंबर a है, दूसरा नंबर 14 माइनस a है. तो दोनों को जब सम करेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा. तो हमारा पहला नंबर a है, दूसरा नंबर हम लोग 14 माइनस a मानेंगे, b नहीं मानेंगे. b मानने से एक वेरिएबल बढ़ जाएगा, फिर उसको सॉल्व करना होगा. ये सॉल्व हो गया यहाँ पे, 14 माइनस a मानने से दूसरा वेरिएबल खुद ही ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया है. उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन आता है. ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट a और b. अगर दो नंबर हैं उन दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट को ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं हम लोग. इसका मतलब क्या हुआ, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर यदि कर दिया जाए तो ये प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा. a इंटू बी, दो नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन. मतलब एवरेज में डिवीजन में आता है n और ज्योमेट्रिक मीन में पावर में n आता है. यहाँ पे 2 है, अगर 3 नंबर होते तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ a इंटू बी इंटू सी. यहाँ पे क्यूब रूट आता. अगर 4 नंबर होते तो a b c d पूरे का पावर लेना होता 1/4, है ना. ज्योमेट्रिक मीन में पावर में आता है. तो हमारे पास ये दो नंबर हैं a और 14 माइनस a. इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन हमें दिया है 10 स्क्वायर रूट 10 इंटू 2. मतलब क्या हुआ इसका, a इंटू 14 माइनस a इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर. ये कितना होगा 40. दिस इम्प्लाइज 14a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 40. अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम लोग तो लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे थे. चलो कोई बात नहीं, बन ही गया तो उसको सॉल्व भी कर ही देते हैं. कुछ तो ध्यान होगा, क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व होता है. क्या करना है इसमें, ये इक्वेशन को हम लोग फिर a को राइट साइड, सब कुछ राइट साइड में ले आएंगे अगर, तो a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 40 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज a माइनस 4 a माइनस 10 इज इक्वल टू 0. a की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 4 या 10, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू a की हो सकती है. तो हमें दिया है x इज ग्रेटर देन y, तो पहला नंबर को 10 लेना है, दूसरा नंबर को 4 लेना है. ऑप्शन डी हमारा आ गया. अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग अगले टॉपिक में डील करेंगे. अभी इक्वेशंस कैसे बनाना है, किस तरह से इक्वेशन फ्रेम हो रहा है, ये सीख लेना है. सिर्फ इक्वेशन फ्रेम हो गई तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी. ऐसा नहीं होता है कि इक्वेशन फ्रेम हो गई लेकिन सॉल्व नहीं कर पाए. इक्वेशन अगर सही से फ्रेम हो गई तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी. इक्वेशन लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो, फॉर्म तो हो जाएगी इक्वेशन. ये फैक्टराइजेशन मेथड से होगा. इस बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, जिनको बी स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट याद है, वो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a. इस फॉर्मूले से भी जिनको सॉल्व करना है वो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को. इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे
जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे आते हैं तब इन सब के बारे में बात करेंगे। अगले दो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम 9 AM to 2 PM द टेम्परेचर रोज एट ए कॉन्स्टेंट रेट फ्रॉम 26 degrees to 36 degrees Celsius. What was the temperature at noon? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्योंकि सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी है, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। हमें बता रहे हैं कि 9 बजे सुबह टेम्परेचर था 26 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद बढ़ते बढ़ते हुए 2 PM तक 36 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है ना? तो इस बीच में कितना बढ़ा है टेम्परेचर और कितना समय बीता है? तो बढ़ने का रेट कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दे रहा है कि बढ़ने का रेट कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब पहले घंटे जितना बढ़ा, दूसरे घंटे भी उतना ही बढ़ा, तीसरे घंटे भी उतना ही बढ़ा। वही इस कांस्टेंट स्पीड वाली कहानी है। पहले घंटे जितनी दूर चले, दूसरे घंटे भी उतनी दूर चलेंगे, तीसरे घंटे भी उतनी दूर चलेंगे। टेम्परेचर भी वही है, पहले घंटे जितना बढ़ा, दूसरे घंटे उतना बढ़ा, तीसरे घंटे उतना बढ़ा। तो टोटल टाइम यहाँ कितना है? 9 बजे से 2 बजे तक टोटल टाइम हो गए 5 घंटे, है ना? 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 5 घंटे। और टेम्परेचर में इंक्रीज कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस, 36 माइनस 26, है ना? तो सेम स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बटा टाइम, याद आ रहा है? स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बटा टाइम। यहाँ पे क्या होगा? रेट इज इक्वल टू टोटल इंक्रीज, टोटल टेम्परेचर इंक्रीज बाय टाइम। मतलब रेट हमारा क्या आ जाएगा? टोटल 10 है, टाइम हमारे पास 5 घंटे है, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। अब हमें पूछा गया 12 बजे टेम्परेचर कितना था? नून मतलब 12 बजे, 12 बजे मतलब 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद मतलब रेट इंटू 3 इंक्रीज हो जाएगा। रेट इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 डिग्री सेल्सियस। मतलब 26 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया, 32 डिग्री सेल्सियस। शॉर्टकट में कर दिया मैंने, समझ में नहीं आया? ऑप्शन डी। ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन की कहानी है। स्पीड जैसे डिस्टेंस बाय टाइम फिक्स रहता है, या जैसे किसी चीज़ की कॉस्ट बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। रेशियो जब निकालते जाएंगे कॉस्ट हमारा आता चला जाएगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीज कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर एट एनी मोमेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर, है ना? इनिशियल टेम्परेचर प्लस रेट इनटू टाइम। हमारा ये सेम फॉर्मूला हमारा सिंपल इंटरेस्ट में भी लगता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस रेट इनटू टाइम होता है ना, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, ये इंटरेस्ट होता है, ये पार्ट इंटरेस्ट होता है। वही चीज़ यहाँ भी लग रही है। इनिशियल टेम्परेचर जितना था, रेट इनटू टाइम उसके हिसाब से वह बढ़ता चला गया। और हमारे पास टोटल टाइम है 5 घंटे का, यहाँ पे है टोटल टाइम 5 घंटे का है, टोटल इंक्रीज 10 डिग्री का है, तो पर घंटे वह 10/2 इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता चला गया है। देख रहे हो, क्वेश्चन सेम है। यह कितनी जगह आता है ये कॉन्सेप्ट? हर जगह यही कॉन्सेप्ट आता है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। If the average of 3 numbers is V, one of the numbers is Z, another is Y, what is the third number? सीधा सीधा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये एवरेज का। 3 नंबर का एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स।
इज इक्वल टू सम बाई एन होता है ना। एन इज इक्वल टू 3 हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब कितनी आसानी से ये बन जाएगा। एवरेज v है, एवरेज v है मतलब सम निकल जाएगा हमारा। सम इजकल टू एवरेज इंटू 3 जो कि हो जाएगा 3v, है ना। हमेशा ऐसे ही निकलता है। और सम हम लोग और कैसे निकाल सकते हैं, तीनों नंबर का सम कर सकते हैं। z प्लस y प्लस तीसरा जो अननोन नंबर है इसको x मान लेता हूँ, तीनों नंबर का सम तो यही होगा। और एवरेज से जो सम निकला 3b, ये दोनों बराबर होंगे, एक ही सम है। मतलब x अगर निकालना हो तो 3v माइनस जेड और y इस तरफ आ जाएंगे, माइनस जेड माइनस वाई। हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3v माइनस जेड माइनस वाई। समझ में आई। नेक्स्ट को दो क्वेश्चन स्क्रीन पे हैं। क्वेश्चन 11 है, इफ द कॉस्ट ऑफ x मीटर्स ऑफ वायर इज d रुपीज, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ d मीटर्स ऑफ वायर एट द सेम रेट। क्वेश्चन ये बड़ा ही इंटरेस्ट आसान है, लेकिन ये x और y बोल दे करके थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। यदि आपको दे दिया जाए कि 2 मीटर कपड़े का दाम 14 रुपये है, तो 10 मीटर का कितना दाम होगा। बहुत आराम से निकल जाएगा। 2 मीटर का 14 है तो 7 रुपये पर मीटर हो गया, और 10 मीटर का निकालना है तो 70 हो गया। इतना ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ x, d और y दे करके घुमा दिया है, इससे घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें क्या दिया है, देखो ध्यान से देखना है, गलती नहीं करनी है इसमें, सिर्फ जो दिया है उसको ठीक ठीक लिखना है। x मीटर का दाम हमें d रुपीज़ दिया है, यहाँ से 1 मीटर का दाम निकल जाएगा d डिवाइड बाई x, है ना। बहुत आसान है। x मीटर का दाम हमें दिया है d रुपये है, x मीटर का दाम d है, इसका मतलब 1 मीटर का दाम d बाई x है। इसका मतलब y मीटर का दाम कितना हो जाएगा, d बाई एक्स इंटू वाई, dy बाई एक्स। ऑप्शन ए। कितना आसान है, 1 मिनट नहीं लगा बनाने में, सिर्फ ध्यान से लिखना है ना। x, y और d जो लिख दे दिया है इससे कंफ्यूज नहीं होना है, साफ साफ दिया। x मीटर का दाम हमें d दिया हुआ है, d रुपये है, मतलब मान लो 5 मीटर का दाम 25 रुपये है, तो 1 मीटर का दाम कितना होगा, 25/5 बराबर 5। उसी तरह से 1 मीटर का दाम x की टर्म्स में यदि बात करें तो कितना आ जाएगा, d बटा x। हमेशा तो यही करते हैं हम लोग। हाँ, x मीटर का दाम d है, 1 मीटर का दाम d बटा x, तो y मीटर का दाम कितना होगा, 1 मीटर का जो दाम है उसको y से गुना कर देना है, d बटा x इंटू वाई। इससे आसान कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। और इसमें कोई इक्वेशन भी नहीं है। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर इसलिए रखा है कि इन सब से घबराना नहीं है। इन सब को किस वेरिएबल को किस जगह जाना है, ध्यान से देखने से सब समझ में आएगा, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर से बताता हूँ। देखो मैं बहुत साफ से मैं मिटा देता हूँ, फिर से बनाता हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअल में बहुत उतना ही आसान क्वेश्चन है। हमें सीधा सीधा दिया है x मीटर का दाम d रुपये है, यही दिया है। उसके बगल में एनालॉजी ले लो, मान लो 3 मीटर का दाम 10 रुपये है, मतलब 1 मीटर का दाम कितना होगा, 10/3, मतलब 2 मीटर का दाम कितना होगा, 10/3 गुना 2। इसी तरीके से करना है यहाँ पे। 1 मीटर का दाम d बटा x, y मीटर का दाम y गुना d बटा x। जो यहाँ पे किया है वही चीज़ करना है यहाँ पे। ए बी एक नंबर्स की जगह पे x y z d a b c कुछ भी दे दे तो उससे क्या फ़र्क पड़ना है, होना तो वही है। उल्टा अगर ये वेरिएबल दे रहे हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने में मिस्टेक नहीं होनी है, ये तो फायदे की बात है। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A number consists of 3 digits whose sum is 10. The middle digit is equal to the sum of the other 2 digits, and the number will be increased by 99 if the digits are reversed. The number is. इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने पहले एक इस तरह का क्वेश्चन बनाया था. उसमें हमने क्या बात की थी, यदि कोई नंबर 123 दिया है, इसका मतलब क्या होता है 1 into 100 प्लस 2 into 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 100 प्लस 20 प्लस 3. याद है ये? यदि नंबर 620 है तो क्या होता है 6 into 100 प्लस 2 into 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 600 प्लस 20 इज इक्वल टू 620. इसी तरह से अगर हमारा नंबर ए बी सी हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं. अब हमारे ए बी सी सारे 0 से 9 के बीच में होंगे. ये मत बोलना कि ए 10 हो जाएगा तो बी 15 हो जाएगा, तो नहीं. ए बी और सी सारे 0 से 9 के बीच में हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकता है कोई भी. तो अगर ये नंबर है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए इंटू 100 प्लस बी इंटू 10 प्लस सी. लिख सकते हैं ना इस नंबर को? नहीं समझ में आया? फिर से देखो, 702 नंबर है अगर हमारे पास, मतलब 7 इंटू 100 प्लस, बीच में 0 आया तो कंफ्यूज नहीं होना है, 0 इंटू 10 कर देना है. हम लोग यहाँ पे 2 इंटू 0 किए थे, यहाँ 0 इंटू 10 कर देंगे. 2 इंटू 10 0 इंटू 10 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 700 प्लस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 702. ठीक है. हाँ, तो इसी तरीके से बिल्कुल यह हमारा नंबर मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर था ए बी सी, तो ए बी सी नंबर हमारा यह हो जाएगा. कोई परेशानी नहीं है. अब इसके डिजिट को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो क्या बनेगा नंबर, आगे सी आ जाएगा, बी तो बीच का बीच में रहेगा और लास्ट में ए आ जाएगा. इसको लिखेंगे तो क्या होगा सी इंटू 100 प्लस बी इंटू 10 प्लस ए. यही दिया है ना, एक बार नंबर सीधा है, दूसरी बार उसको रिवर्स किया गया. अब जब इन दोनों को माइनस किया गया तो डिफरेंस कितना आता है, इंक्रीज्ड बाय 99, मतलब दूसरा नंबर 99 बड़ा है पहले नंबर से दूसरा नंबर 99 बड़ा है. तो मतलब पहले नंबर से दूसरे नंबर को अगर घटाएंगे तो आंसर हमारा -99 आएगा. अब यहाँ पे +99 लोगे तो नंबर उल्टा आ जाएगा तो भी लास्ट में चेक कर सकते हैं, लेकिन उल्टा क्यों लाना है. ठीक है, यहाँ पे -99 आएगा और इधर क्या आएगा 100 ए माइनस सी, और ये 10 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस सी माइनस ए. समझ में आ रहा है ना? अब इस c माइनस ए में से -1 को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो क्या बचेगा, ये a माइनस सी बचेगा. इसी c माइनस ए में से मैं -1 को बाहर निकाल दिया हूं, कॉमन ले लिया हूं, तो ये हमारे पास क्या आ गया 100 a माइनस सी माइनस 1 a माइनस सी इज इक्वल टू 99 a माइनस सी. तो हमारे पास आ गया -99 इज इक्वल टू 99 a माइनस सी. इसका मतलब a माइनस सी इज इक्वल टू -1. ठीक है ना, c माइनस ए इज इक्वल टू 1. यहां तक तो बात ठीक है, कोई परेशानी हो रही है? यहां तक कोई परेशानी नहीं है. यहाँ हमारे पास नंबर पहले था ए बी सी, उसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया, फिर हमने उसको रिवर्स कर दिया सी बी ए, फिर उसको एक्सपेंड करके लिख दिया, और क्वेश्चन में दिया है दोनों का डिफरेंस 99 है, तो 99 इसका डिफरेंस रख लिया, और हमारे पास ये आ गया एक इक्वेशन c माइनस ए इज इक्वल टू 1. कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक. और क्या दिया है हमारे पास क्वेश्चन में, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10. 3 डिजिट्स हुज सम इज 10, मतलब a प्लस बी प्लस सी 10 है. और क्या दिया है क्वेश्चन में, मिडिल डिजिट इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2, मतलब b जो है b इज इक्वल टू a प्लस सी होगा, है ना. मिडिल डिजिट इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2, मतलब b इक्वल टू a प्लस सी, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, 5 के बराबर होंगे. तभी तो बीच वाला और इन दोनों का सम बराबर होगा. 5 5 और दोनों में तीनों मिलके 10 हो जाएगा.
इसको इक्वेशन से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन इक्वेशन से सॉल्व करने से बेकार की बात लंबी होगी, च्युइंगम की जैसे खींचते रह जाएंगे इसको हम लोग। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 10 दिया हुआ है और b इजकल टू a प्लस सी भी दिया है। बीच वाला डिजिट जो है इन दोनों के सम के बराबर है, तो मतलब 5 यहाँ पे 5 इधर इधर है। 5 दो ये a और c मिलके 5 है और b अकेला 5 है। और हमारे पास ये पहले से एक इक्वेशन था c माइनस a इज इक्वल टू 1। आ गया ना अब हमारा आंसर। इन दोनों को यदि ऐड कर देंगे तो a और a कट जाएगा, 2c इज इक्वल टू 6 आ जाएगा हमारे पास, c इज इक्वल टू 3। c इज इक्वल टू 3 जब हमारे पास आ गया तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 3। तो हमारा नंबर बन गया a b c इज इक्वल टू 253। 253। अब देखो इसको सारे कंडीशन मैच होने चाहिए, एलजेब्रा है, मिला लो, कहीं कोई डाउट नहीं रखना है। नंबर को जब रिवर्स करेंगे तो नंबर गेट्स इंक्रीज्ड बाय 99। रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा 352, 99 बढ़ गया नंबर। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सम ऑफ द डिजिट्स इज 10, 3 प्लस 5 8 प्लस 2 10, सम ऑफ द डिजिट्स 10, ठीक है। मिडिल डिजिट इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2, मतलब 3 प्लस 2 5 और बीच में भी 5। समझ में आ रहा है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है। मुश्किल हो तो मुझे कमेंट करो, हर मुश्किल को आसान बना देंगे। क्वेश्चन 13 है, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 4 द रिमाइंडर इज 2। द क्वेश्चन सो obtained when divided by 5 leaves a remainder 3. Now the quotient so obtained when divided by 6 leaves remainder 5. The last quotient is 7. The number was. कॉम्प्लेक्स हो गया? कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ लेंदी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कोई एक नंबर है, उसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 2 आ गया, और जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन जो आया उसको फिर से 5 से डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन जो था उसको 5 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर 3 आ गया, ठीक है। अब फिर जो क्वेश्चन आया है उसको फिर 6 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर 5 है और क्वेश्चन 7 है। ओरिजिनल नंबर बताना है। स्टेप बाय स्टेप चलो, बनेगा, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। हमें पहले क्या दिया है, कोई एक नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 2 आ रहा है। मतलब a हमारा नंबर था, इसको जब 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारा कुछ क्वेश्चन आया होगा, b आया होगा, प्लस रिमाइंडर 2 आया। a को जब 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारा क्वेश्चन आया b और रिमाइंडर 2 आया। आ रहा है ये इक्वेशन समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। जो क्वेश्चन आया है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, b है, ये b आ गया। b को डिवाइड कर रहे हैं। अब b को किससे डिवाइड करना है, 5 से। तो फिर से कुछ और क्वेश्चन आया, c, कोई दूसरा नंबर आया होगा, और इस बार रिमाइंडर कितना आ गया, 3। फिर अब जो क्वेश्चन आया था दूसरी बार में, इस क्वेश्चन को फिर से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 6 से। मतलब c को जब 6 से डिवाइड किया तो फिर से क्वेश्चन आया d प्लस रिमाइंडर आ गया 5, और हमें दिया है लास्ट क्वेश्चन जो था d, वो 7 है। इतना, ये सारी इंफॉर्मेशन इस स्टेटमेंट में इस तरह से लिखी हुई है। इंफॉर्मेशन तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इक्वेशन 4 बन गए हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स तो नहीं है बिल्कुल भी। जब हमें d पता है तो d का वैल्यू यहाँ रखेंगे, c आ जाएगा। जब c आ जाएगा, c का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो b आ जाएगा। b की वैल्यू निकाल के b जब आ जाएगा तो b को यहाँ रखेंगे तो a आ जाएगा। देखो कर लेते हैं। हमें क्या पता है, c इज इक्वल टू 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू 6 42 प्लस 5 इज इक्वल टू 47। c आ गया अब हमारे पास, तो b निकाल सकते हैं। b इज इक्वल टू 5 इंटू c 47 है, प्लस
3, 47 इंटू 5 235 प्लस 3 इज इक्वल टू 238। अब जब b आ गया यहाँ पे हमारे पास, तो ये पार्ट पता चल गया, a इज इक्वल टू 238 इंटू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 952 प्लस 2 इज इक्वल टू 954, ऑप्शन बी। ये एक्चुअली एल्जेब्रा का क्वेश्चन नहीं है, अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। चूंकि हम लोग एल्जेब्रा के चैप्टर में है इसलिए मैंने ये सारी इक्वेशन बना करके दिखा दी। ये नहीं बनाते, मान लो थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है फटाफट, ये सब हमने नहीं किया, ये नहीं है यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम लोग, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन इज 7। ये कैसे आया था, किसी एक नंबर को 6 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 5 आया है। मतलब 7 को जब 6 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 5 किया तो पुराना क्वेश्चन आ गया फिर से, है ना। यहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन। ये एक नंबर है Q, व्हेन डिवाइडेड बाय 6। इस क्वेश्चन को जब 6 से डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन फिर से आ गया है 7 जो दिखा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन अब अननोन नहीं है, 7 दिया है यहाँ पे। तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करके प्लस 5 कर दिया तो हमारा ये क्वेश्चन आ गया। ये कितना आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आया है 42 प्लस 5 इज इक्वल टू 47। फिर अब यहाँ पे आएंगे, इस 47 हमारा क्वेश्चन आया है, मतलब 47 इंटू 5 प्लस 3, है ना। इस तरह से अगर ये समझ में आ रहा है तो हम लोग यहाँ से भी उल्टा जा सकते हैं। यदि ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो हम लोग यहाँ से 4 इक्वेशन बना सकते हैं और एक एक करके A B C D की वैल्यू निकलती चली जाएगी। कोई परेशानी नहीं है इसमें। ये तो सिर्फ अर्थमेटिक है, बेसिक अर्थमेटिक। कुछ और है क्या इसमें। D की वैल्यू D है, D की वैल्यू D है तो यहाँ पे D की वैल्यू रखेंगे C आ जाएगा। C का वैल्यू आ गया, यहाँ C रखेंगे तो B आ गया। B की वैल्यू आ गई तो B रखेंगे, यहाँ A आ गया। एक एक स्टेप करके पीछे चलते जाना है ना। अब चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो, अगर एग्जाम में समय बचे तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। और अभी तो डेफिनेटली कर लेना इसको वेरीफाई। सही आया आंसर, गलत नहीं आया है। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C इफ 8 is 4% of A and 4 is 8% of B? C equals B by A। B बाई ए की वैल्यू निकालनी है, कुछ यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। B बाई ए की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या करना है। निकालना तो B बाई ए है, लेकिन करना क्या है, कैसे निकलेगा ये। हमें क्या दिया है, 8 is 4% of A, है ना। 8 इज इक्वल टू 4% ऑफ A। इसका मतलब क्या हुआ, 8 इज इक्वल टू 4 इंटू A, 4 बाई 100 इंटू A इज इक्वल टू 0.04 A, है ना। तो हमें जहां भी, अब ये परसेंटेज में ध्यान रखना है, जहां 4% ऑफ A है तो 4 बाई 100 हम लोग निकाल देंगे, सीधा लिख देंगे इसको 0.04 A। उसी तरह से हमें और क्या दिया है, 4 इज 8% ऑफ B, 4 इज इक्वल टू 8% ऑफ B। इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। अब ना कितना आएगा, 0.08 B। जिनको नहीं समझ में आ रहा हो देखो, 8 बाई 100 इंटू B करना है, 8 बाई 100 को 0.08 भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, अब हमारे पास आ गया है 8 इज इक्वल टू 0.04 A। यहाँ से हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। A की वैल्यू कितनी आएगी, 0.04 को लेफ्ट साइड में ले लेंगे, 8 बाई 0.04। और यहाँ से हमें B की वैल्यू मिलेगी। यहाँ से B की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 इज इक्वल टू 0.08 B। This implies B is equal to 4 by 0.08। अब हमें A और B दोनों जब मिल जाता है तो क्या करना है, B डिवाइड बाई A निकाल देना है।
ये कैसे निकलेगा 4/0.08 इंटू अब ये 8 ए नीचे है तो 8 नीचे हो गया डिवाइड बाय 0.04। ये दोनों डेसिमल इधर से और इधर से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये नीचे 2 यहाँ भी 2 इज इक्वल टू 1/4। मुश्किल था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मुश्किल था। ओके, इसके बाद भी अगर अलजेब्रा में कुछ भी डाउट हो मुझे पूछ सकते हो। मेरे पेज को फॉलो कर लो, मुझे कमेंट कर सकते हो, यूट्यूब पे मुझे फॉलो कर सकते हो, कहीं भी मुझसे पूछ सकते हो, मैं हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू।